नमस्कार, आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। मैं हूं आंसू गुलाटी गुंबर, जहां हम आर्थिक जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आइए सीधे रुख करते हैं इस वक्त की प्रमुख आर्थिक टॉपलाइंस की तरफ। प्रधानमंत्री आज करेंगे टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन। मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी विमानों का होगा निर्माण। वडोदरा में बनेंगे एयरबस C-295 मिलिट्री एयरक्राफ्ट। दिवाली में इस साल हो सकता है 4.25 लाख करोड़ रुपए का व्यापार। वोकल फॉर लोकल की गूंज हुई तेज। महानगर टियर 2, टियर 3 शहरों में दिवाली थीम पर सजाई जा रही हैं तमाम दुकानें और बाजार। मनरेगा के तहत बड़ा ग्रामीण रोजगार। एक दशक में 76% की बढ़ोतरी। 13 करोड़ से ज्यादा सक्रिय श्रमिकों की हुई आधार सीडिंग। और सप्ताह के पहले कारोबारी दिन बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 80,000 के करीब, निफ्टी 24,250 के करीब कारोबार करता हुआ आ रहा है नजर। जो प्रमुख आर्थिक खबरें हैं उस पर रहेगी हमारी नजर। तो आइए सीधे शुरुआत करते हैं कि गिफ्ट निफ्टी की तरफ से क्या कुछ संकेत सामने आ रहे हैं। और गिफ्ट निफ्टी अगर हम देखें तो 119 अंकों की बढ़त के साथ इस वक्त गिफ्ट निफ्टी ट्रेड करता हुआ 24,258 का लेवल है और 119 अंकों की बढ़त यहां नजर आ रही है। मंथली एक्सपायरी वाला हफ्ता है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी को भी देख लेंगे तो सेंसेक्स 80,000 के लेवल पर कारोबार करता हुआ नजर आता है। इस वक्त अब 79,691 का जो स्तर है, 289 अंकों की बढ़त यहाँ सेंसेक्स के ओपनिंग काउंटर्स में नजर आ रही है। थर्सडे को मंथली एक्सपायरी है, मुहूर्त ट्रेडिंग भी होगा उससे पहले दीपावली से, और एक करेक्शन की उम्मीद भारतीय शेयर बाजारों में एनालिस्ट मान रहे हैं। और निफ्टी की अगर बात करें तो 24,236 का लेवल, 55 अंकों की बढ़त यहाँ नजर आती हुई दिखाई दे रही है। तो बढ़त के साथ अगर हम देखें शेयर बाजार खुले हैं और दिन भर किस तरह से ट्रेडिंग रहती है इस पर रहेगी हमारी नज़र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के साथ मिलकर टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे। ये कॉम्प्लेक्स C-295 विमान के निर्माण के लिए बनाया गया है। क्या कुछ खास है, आइए सीधे जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। भारत में अलग अलग स्थानों पर तैयार कलपुर्जों को जोड़कर सैन्य विमान बनाने की निजी क्षेत्र की पहली यूनिट शुरू होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पेन के राष्ट्रपति के साथ टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा कॉम्प्लेक्स C-295 विमान का निर्माण किया जाएगा। C-295 परियोजना के तहत 56 विमानों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें से 16 विमान एयरबस के जरिए सीधे स्पेन से प्रदान किए जाएंगे, जबकि शेष 40 विमानों का निर्माण भारत में किया जाएगा। TACL इन 40 विमानों का निर्माण करेगी। यह सुविधा भारत में सैन्य विमानों के लिए पहली निजी क्षेत्र की फाइनल असेंबली लाइन होगी। इस प्रक्रिया में विमान के निर्माण से लेकर असेंबली, परीक्षण और उसे सक्षम बनाने से लेकर डिलीवरी व रखरखाव तक शामिल है। 2022 में प्रधानमंत्री ने वडोदरा में फाइनल असेंबली लाइन की आधारशिला रखी थी। अब वो इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। मेरे पीछे जो विमान आपको दिखाई दे रहा है उसका नाम है C-295। आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स का ये नया मालवाहक विमान है और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा इस विमान को बनाया जा रहा है। अगर इसकी हम क्षमता की बात करें तो 5,000 किलोग्राम से लेकर 10,000 किलोग्राम तक का जो वजन है इस विमान के अंदर लेकर जाया जा सकता है। एक बड़ी कह सकते हैं कि सौगात इंडियन एयरफोर्स को मिलने जा रही है। कैमरामैन मनमोहन के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज़, वडोदरा। और रक्षक क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो आज का जो ये दौरा है वो युगांतकारी और क्रांतिकारी साबित होगा, जब हम डिफेंस प्रोडक्शन को खास तौर पर घरेलू स्तर पर बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। बढ़ते आगे, RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को अमेरिका की पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया। ये लगातार दूसरा वर्ष है जब उन्हें विश्व स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया।
अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में आयोजित एक कार्यक्रम में शक्तिकांत दास को ये सम्मान दिया गया है। शक्तिकांत दास को 3 केंद्रीय बैंकों के जो गवर्नर्स हैं उनकी सूची में शीर्ष पर रखा गया, जिन्हें A+ रेटिंग दी गई। ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, आर्थिक वृद्धि लक्ष्यों, मुद्रा स्थिरता और ब्याज दर प्रबंधन में सफलता के लिए रेटिंग दी है। शक्तिकांत दास के अलावा डेनमार्क के क्रिस्टियन केटल थॉम्सन और स्विट्जरलैंड के थॉमस जॉर्डन को भी केंद्रीय बैंकरों की A+ श्रेणी में स्थान दिया गया। ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने भारतीय स्टेट बैंक को 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया। वॉशिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक की वार्षिक बैठक के इतर आयोजित कार्यक्रम में अपने 31वें वार्षिक सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार समारोह में ग्लोबल फाइनेंस ने 2024 के लिए SBI को भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंक के पुरस्कार से सम्मानित किया। SBI के चेयरमैन CS शेट्टी ने यह पुरस्कार प्राप्त किया है। बैंक को ये पुरस्कार असाधारण सेवाएं प्रदान करने और अपने ग्राहकों को विश्वास जीतकर देश भर में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता के लिए मिला है। और आइए अब बात करते हैं इकोनॉमी टुडे में आज के फोकस से जुड़ी हुई। तो आज फोकस में हम करेंगे चर्चा एनिमेशन और गेमिंग इंडस्ट्री के विस्तारीकरण को लेकर, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने मन की बात के 115वें एपिसोड में भी किया है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि भारत में जो एनिमेशन और गेमिंग क्षेत्र है वो एक नई क्रांति की राह पर चल पड़ा है और इसकी वजह ये है कि गेमिंग स्पेस का तेजी से विस्तारीकरण भी किया जा रहा है। जो इंडियन गेम्स हैं यानी कि ऑनलाइन, वो इन दिनों दुनिया भर में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय और पॉपुलैरिटी बिखेर रहे हैं और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि भारत के जो एनिमेटेड किरदार हैं, फिल्में हैं, वो अपने कंटेंट और क्रिएटिविटी की वजह से पूरी दुनिया में पसंद की जा रही हैं और हमने इसका एक मुजाहिरा कांस फिल्म फेस्टिवल में भी देखा था। और भारत का गेमिंग स्पेस लगातार तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ एंटरटेनमेंट, गेमिंग और एनिमेशन के क्षेत्र में दुनिया में अगर हम बात करें तो भारत एक सॉफ्ट पावर की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यानी कि अगर डिप्लोमेटिक रिलेशंस की हम बात करते हैं तो सॉफ्ट पावर के तौर पर ये क्षेत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आर्थिक प्रगति के लिए। एनिमेशन के लिए नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने को अभी हाल ही में कैबिनेट ने मंजूरी दी है और ये ज़रूरी क्यों है कि कैसे ये केंद्र जो है वो स्टार्टअप्स के लिए इंक्यूबेशन सेंटर के रूप में काम करेगा और ये इंक्यूबेशन सेंटर्स जो हैं वो इस पूरे सेक्टर में रोजगार की असीम संभावनाएं प्रदान करेंगे। इससे आगे का रास्ता कैसे खुलेगा? देश में जो तमाम क्रिएटर्स हैं वो अपनी क्रिएशन से इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे, उसमें आर्थिक प्रगति को बल मिलेगा और इससे इस क्षेत्र में विदेशी निवेश आने की जो संभावना है उसके चांसेस भी और ब्राइट हो जाते हैं। तो एनिमेशन और गेमिंग इंडस्ट्री को अगर हम देखें तो एक नया अनएक्सप्लोरेबल सेक्टर मौजूद है और इसी गेमिंग सेक्टर पर बात करने के लिए अनुराग सक्सेना साहब CEO ई गेमिंग फेडरेशन के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत शुक्रिया इस शो पर जुड़ने के लिए। अनुराग जी, पहला सवाल यही है कि गेमिंग जिसको लोग एक फन एस्पेक्ट के तौर पर देखते थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस तरह से 115वीं कड़ी में साफ तौर पर कहा कि ये एक युगांतकारी क्रांतिकारी राह पर चल पड़ा है, किस तरह से आप देखते हैं गेमिंग और एनिमेशन को? और आज वर्ल्ड एनिमेशन डे भी है आने वाले सालों में। नमस्कार आंचल जी। देखिए, हर पीढ़ी जो है वो अपना एंटरटेनमेंट का जरिया खुद ढूंढती है। आज के पहले जो एंटरटेनमेंट का कंजम्पशन होता था वो पब्लिक कंजम्पशन होता था। हम पिक्चर हॉल में बैठ के फिल्में देखा करते थे। आजकल गेमिंग जो है वो इंडिविजुअल अपने घर पे बैठ के अपने प्राइवेटली खेलता है। इस वजह से पता नहीं लग पाता है कि गेमिंग इंडस्ट्री है कितनी बड़ी। बट अगर आप यूएस को देखें, गेमिंग इंडस्ट्री ऑलरेडी फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री को जोड़ के उससे बड़ी हो चुकी है। और मोदी जी का जो फोकस भारत में है कि भारत में फ्यूचर टेक्नोलॉजीज, एनिमेशन, वीडियो गेम्स, AI वगैरह को प्रोत्साहन मिले, आई थिंक दैट इज अ वेरी वेरी वेलकम मूव फॉर द इंडस्ट्री। इसमें आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कितना बड़ा रोल देखते हैं और साथ ही साथ क्रिएटर्स के लिए कितना बड़ा स्पेस है गेमिंग इंडस्ट्री?
अच्छा जी, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। इनफैक्ट यू विल बी प्राउड टू नो कि ई गेमिंग फेडरेशन, जिसको मैं हेड करता हूँ, जी। बहुत ही रिसेंटली हम लोग ने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के साथ में मिलके भारत में जो विकास की जर्नी है, जो आज जिस पथ पे भारत है, उस पे आधारित हमने एक गेम लॉन्च किया है, सिटी क्वेस्ट। सो सिटी क्वेस्ट जो है वो नीति आयोग के डेटा पे आधारित है, और ये लोगों को एक फन वे में सिखाता है कि भारत के किन किन शहरों में क्या क्या खासियत है। जी। तो आई थिंक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटी बहुत अधिक है इस सेक्टर में। हमारी तरफ से सिटी क्वेस्ट जो गेम लॉन्च हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के अंडर, वो एक छोटी सी भेंट है देश के लिए। पर ऐसे सैकड़ों और हजारों अपॉर्चुनिटीज हैं कि गेम्स के थ्रू भारत का कल्चर, भारत की विविधता, भारत की प्रोग्रेस, भारत के विकास को दर्शाया जाए। अनुराग जी, बहुत अहम आपने बात की, और ख़ास तौर पर इनोवेशन की जो हम एक प्रथा मानते हैं कि नवोन्मेष के साथ आप कई सेक्टर्स में आगे लेकर जाते हैं, वो कैसे इसके साथ जर्मिनेट करेगी और इवॉल्व करेगी, क्योंकि कोई भी बिजनेस एकदम से सक्सेसफुल नहीं होता, इवॉल्वमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो इवॉल्वमेंट चरणबद्ध तरीके से गेमिंग क्षेत्र में किस तरह से की जाएगी? देखिए, इसमें दो या तीन इसमें एंगल होते हैं आंचल जी। एक तो ये है कि इनोवेशन की एक मेंटालिटी देश में होनी चाहिए, कि लोगों को चाहिए कि वो कुछ नया इजाद करे, उसको मार्केट जो है वो खरीदे, और उनकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस इंडिविजुअल उसमें रहता है या कंपनी रहती है। दूसरा है इन्वेस्टर, और तीसरा है गवर्नमेंट। तो अभी जैसे आपने निर्मला जी का स्टेटमेंट सुना होगा पिछले जीएसटी काउंसिल के बाद में, कि हमारा जो सेक्टर है वो 412% ग्रो किया है, 412% एनुअली। अभी आप इंडस्ट्रीज देखिए तो 20, 30, 35% ग्रोथ लाने में तेल निकल जाता है। वहीं पे हमारी तरफ से जो है जीएसटी कंट्रीब्यूशन 412% ग्रो किया है। 6,909 करोड़ पे हैं हम लोग आज की डेट पे। सो सरकार भी देख रही है कि इसमें पोटेंशियल कितना ज्यादा है। अब धीरे धीरे करके जब इंडस्ट्री के लिए रेगुलेशंस बनेंगे, एक प्रोग्रेसिव रेजीम आएगा, तब जाके जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटल फंड्स, प्राइवेट इक्विटी फंड्स वगैरह जो हैं, वो लोग और खुल के देश में इन्वेस्ट करेंगे इस सेक्टर में। पर अभी अर्ली स्टेजेस हैं गेमिंग इंडस्ट्री के। प्रोग्रेसिव रेगुलेशन जैसे जैसे आ रहा है, वैसे वैसे इंटरेस्ट बढ़ता हम देख रहे हैं। आई थिंक अगले 1-1.5 साल में जब रेगुलेटरी क्लैरिटी आ जाएगी, दैट इज व्हेन यू विल सी द गेमिंग इंडस्ट्री रियली टेक ऑफ इन इंडिया। बिल्कुल, और एनिमेशन के लिए जो हाल ही में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, उस पर भी करेंगे चर्चा, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। इकोनॉमी टुडे के आज के फोकस में जुड़े रहिए इस खास शो के साथ। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है इकोनॉमी टुडे में, और आज हम चर्चा कर रहे हैं गेमिंग और एनिमेशन सेक्टर पर। हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जिसके लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी है, किस तरह से ये एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा गेमिंग और एनिमेशन सेक्टर के लिए? देखिए, जो अगर किसी पौधे को आप फल देना है कभी जाके, तो उसमें पानी लगता है, खाद लगती है, फर्टिलाइजर लगता है, पेस्टिसाइड लगता है, और वो देने का और वो सब डालने की जिम्मेदारी किसी ना किसी पे पड़नी चाहिए। वी वेरी प्राउड कि वो जिम्मेदारी जो है वो भारत सरकार ने ली है थ्रू द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज हैं आज के डेट पे, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गेमिंग, एक्सटेंडेड रियलिटी, एनिमेशन वगैरह, हमें ये वी शुड नॉट फॉरगेट कि भारत जो है
वो चीन के साथ, अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ compete कर रहा है, जहां पे इकोसिस्टम थोड़ा और इवॉल्व रहा है हिस्टोरिकली। तो जिसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में लीप फ्रॉगिंग बोलते हैं, कि अगर हमें कूद के उनके साथ कदम से कदम मिलाना है, तो उसके लिए ऐसे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस दीज आर इनएविटेबल, अनिवार्य है कि इस तरह के सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाए जाए, जहां पे टैलेंट आए, जहां पे आईपी क्रिएट हो, जहां पे मोनेटाइजेशन की स्ट्रेटजी बनाई जाए, और जहां पे जो है एक ब्रिज बनाया जाए भारत के पास्ट में और भारत के फ्यूचर में, कि जिस रेट से भारत ग्रो कर रहा था और जिस रेट पे ग्रो करना चाहिए अमृतकाल अचीव करने के लिए, उसका ब्रिज जो है वो ऐसे सेंटर ऑफ एक्सेलेंसेस हैं। और कैसे अगर हम माने इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की वजह से हम रोज़गार में तो असीम संभावनाएं यहाँ देखते ही हैं, लेकिन जब हम एंटरटेनमेंट को एक हब बनाने की बात करते हैं, उसके लिए भी एक अहम प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। जी, एकदम सही कहा मैडम आपने। देखिए, जो आप पहले भी सॉफ्ट पावर की बातें कर रही थी ना जी। व्हाई इज एनिमेशन, व्हाई इज मूवीज, व्हाई इज कंटेंट इम्पोर्टेंट? देश का जो परसेप्शन है ग्लोबली, वो लार्जली उनके कंटेंट के बेसिस पे क्रिएट होता है। आज हम अमेरिका को बड़ा मानते हैं क्योंकि चलिए अनुराग जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी प्रधानमंत्री, क्योंकि बड़ौदा एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं और वहां से लेकर टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स तक एक रोड शो का आयोजन किया गया और बड़ी संख्या में आप देखेंगे अभी कि गुजरात वासियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन